आइए हरीश भाई, जी। ये है वो मकान। मकान तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ। आइए, ये बंगला आपको बहुत पसंद आएगा। अच्छा। मैंने आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रखा हाँ। है। एक बार आप देख लेंगे तो सारी बात समझ जाएंगे। क्या हो? कुछ नहीं। चलिए। जी। आइए। हाँ हाँ। हरीश भाई, काफी ढूंढने के बाद ये बंगला मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है। मुझे आपके चॉइस का पता है ना। एक बार आप देख लें तो मेरी भी तसल्ली हो जाए। हाँ। ये आपको पसंद आना ही चाहिए। चले? हाँ चलिए। आइए हरीश जी। हाँ जी, हाँ जी। आइए। बहुत अंधेरा है यहाँ पर। हरीश भाई, आप जरा यहाँ रुकिए। मैं जरा मेंस को चेक करके आता हूँ, क्या वजह है। ठीक है। आता हूँ। जी। कौन? विनोद भाई? विनोद भाई, कहाँ हैं आप? विनोद भाई? विनोद भाई? कहाँ हैं आप विनोद भाई? विनोद भाई? विनोद भाई? विनोद भाई? विनोद भाई? कौन है? विनोद भाई? नहीं, अरे बचाओ, बचाओ, विनोद भाई, बचाओ, अरे कोई बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे। नहीं, 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 नहीं। क्या बात है? आप वहां से चीख करके भाग आए? विनोद, मैंने लोगों की बात पर विश्वास नहीं किया था। तभी ने कहा था कि यह मकान भूतिया है। क्या दुश्मनी की थी मैंने तुम्हारे साथ जो तुम मुझे यह मकान दिखाने ले आए? यह मकान नहीं, शमशान घाट है, शमशान घाट। वहां पंखे पे लाश लटकी हुई है। मुझे यह मकान नहीं खरीदना है, नहीं खरीदना है मुझे यह मकान। कमाल करते हैं हरीश भाई, मैंने तुम्हारी कोई लाश नहीं देखी। तुम कैसे देखोगे? तुम तो यह मकान मेरे मत्थे मंडा चाहते हो। धोखा किया है तुमने मेरे साथ, धोखा। हरीश भाई, मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना मुझे।
अरे क्या हुआ? होना क्या था, मकान का सौदा आज भी नहीं हुआ। जो आया था वो भी उस मकान को भूतिया क्या कर भाग गया। रेशमा, ये तीसरा कस्टमर था। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती। जो भी इस मकान को देखने आया उसने यही कहा कि ऊपर वाले कमरे में पंखे से एक लाश लटकी हुई है। लेकिन लेकिन मुझे तो वहां कुछ भी नजर नहीं आया। अरे छोड़िए ना उस मकान को। कैसे छोड़ दूं? तुम तो जानती हो रेशमा, पूनम की एक माँ है, उसके 2 छोटे छोटे भाई हैं और उन लोगों की माली हालत भी ठीक नहीं है। अगर ये मकान बिक जाता तो उनके लिए कुछ आसरा बन जाता। देखिए, पूनम की मौत तो हो चुकी है, लेकिन उसके मौत के बारे में अभी तक ये पता नहीं चला कि उसकी मौत एक हादसा थी या उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उसकी मौत उस मकान में नहीं, किसी और जगह हुई थी। तो फिर लोग उस मकान को भूतिया क्यों समझ रहे हैं? इसका जवाब जानने के लिए हाँ? तुम्हें पूनम की जिंदगी में उतरकर देखना होगा। इसका जवाब जानने के लिए तुम्हें पूनम की जिंदगी में उतरकर देखना होगा। ये आवाज किसकी थी? विनोद, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। नमस्ते, बैठो। थैंक यू। कुछ हुआ मकान का? नहीं निर्मला जी, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जो भी मकान देखने आता है डर कर भाग जाता है। हर एक यही कहता है कि उसे उस मकान में पंखे से लटकी हुई एक लाश नजर आती है। बस बात वहीं खत्म हो जाती है। क्या तुम्हें वहां पर कोई लाश नजर आई? मुझे तो कुछ नजर नहीं आता वहां। दरअसल कुछ लोग नहीं चाहते कि हम उस मकान को बेचें। शायद ये उन्हीं लोगों की साजिश हो सकती है। लेकिन निर्मला जी, वो लोग हैं कौन? और कौन? वही राम प्रकाश आचार्य जी के दोनों बेटे सुनील और अनिल। अरे किससे मिलना है आपको? अरे अरे साहब, क्या कर रहे हैं आप अंदर नहीं जा सकते ऐसे। अरे मुझे बताइए तो। अरे कैसे जा रहे हैं आप? अरे रुकिए, आप ऐसे जा नहीं सकते सर। कहिए। मैं सुनील आचार्य हूं और यह है मेरा छोटा भाई अनिल। हम दोनों राम प्रकाश आचार्य के बेटे हैं। ऐसे ही बैठिए।
हम यहां बैठने नहीं आए हैं, हम तुम्हें सिर्फ इतना समझाने आए कि जिस मकान को बिकवाने के पीछे तुम पड़े हुए हो, वो मकान हमारे पिता राम प्रकाश आचार्य का है। जी नहीं, दरअसल वो मकान राम प्रकाश आचार्य ने पूनम के नाम से खरीदा था और पूनम ने अपने मरने से 1 महीना पहले उसे अपनी मां यानी निर्मला देवी के नाम कर दिया था। आज उस मकान की मालकिन निर्मला देवी हैं। कानूनी तौर पर उस मकान को तो हम जल्द ही हासिल कर लेंगे, क्योंकि आखिर बाप की जायदाद पर बेटों का तो हक होता है। मुझे लगता है आप कानूनी लड़ाई हार जाएंगे। हम हारे चाहे जीते, लेकिन तुम इस सौदे से अपना हाथ खींच लो, इस मामले से अलग हो जाओ, वरना वरना मिस्टर विनोद, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आई सी। अब मैं समझ गया ये मकान बिक क्यों नहीं रहा। आप दोनों इसमें रुकावट बने हुए। देखो, हमसे उलझने से बेहतर होगा कि हमारी बात मान लो और हमारे रास्ते से हट जाओ। ये तो नहीं हो सकता। वैसे आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो तो अब मैं जानता हूं, और आगे भी आपको जो कुछ करना है कर लीजिए। ठीक है विनोद, भाई समझाना हमारा काम था, अगर आप ना समझे तो पछताएंगे। चले अनिल। क्या उन दोनों ने आके तुम्हें धमकी दे दी? हाँ निर्मला जी, लेकिन मैं उनकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पता नहीं विनोद, उन्हें तो जन्म का बैर था पूनम से, और आज वो हमारे दुश्मन बन चुके हैं। ये सब राम प्रकाश आचार्य जी के मरने के बाद हुआ है। अगर आज वो जिंदा होते तो ये कभी ना होता। एक बात कहें हम आपसे, राम प्रकाश आचार्य जी जितने अच्छे इंसान थे उतने अच्छे कलाकार भी थे। अच्छा निर्मला देवी, एक बात पूछूं आपसे? पूछिए। ये राम प्रकाश जी और पूनम का रिश्ता क्या था? अब क्या नाम दूं उस रिश्ते को? पूनम को वायलिन बजाने का बेहद शौक था, पर हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे कि हम उसका शौक पूरा कर सकते। पूनम को राम प्रकाश आचार्य जी से ही वायलिन सीखना था। उसी ने मुझसे कहा कि उनकी वो पहली मुलाकात कैसे हुई। कौन हो तुम? हाँ मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? जी मैं हूँ। मैं का कोई नाम तो होगा? जी पूनम नाम है मेरा। अच्छा अच्छा, पूनम, कैसे आना हुआ? वायलिन की आवाज सुनकर खिंची चली आई। माना कि बंगले का गेट खुला है, लेकिन अंदर आने से पहले इजाजत तो लेनी चाहिए थी। जी जानती हूँ कि गलती हो गई, माफ कर दीजिए प्लीज। सचमुच वैसी हो जैसी दिखाई दे रही हो। आने की वजह? सच पूछिए तो
पिछले कई दिनों से मैं छुप छुप कर आपको वायलिन बजाते हुए देख रही थी। मैं आपसे वायलिन बजाना सीखना चाहती हूँ, पर आप तो बहुत बड़े कलाकार हैं ना। तुम वायलिन बजाती हो? जी, बस यूं ही। ठीक है, आओ। हाँ? आओ। आप बैठिए, मैं आता हूं। जी। ये लो, जी। बजाओ। जी, मैं भाई, अगर मुझे तुम में कोई बात नजर आएगी तो मैं जरूर सिखाऊंगा। हम्म, घबराओ नहीं, आराम से। बजाओ। आराम से, आराम से। क्या हुआ? आपको पसंद नहीं आया? मैं ये सोच रहा था कि तुम वायलिन यहाँ सीखने आई हो या सिखाने। जी। तुम बहुत अच्छा बजाती हो। इसका मतलब आप मुझे वायलिन बजाना सिखाएंगे? जरूर। अच्छा निर्मला देवी, एक बात पूछूं आपसे? पूछिए। ये रामप्रकाश जी और पूनम का रिश्ता क्या था? अब क्या नाम दूं उस रिश्ते को? पूनम को वायलिन बजाने का बेहद शौक था, पर हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे कि हम उसका शौक पूरा कर सकते। पूनम को रामप्रकाश आचार्य जी से ही वायलिन सीखना था। उसी ने मुझसे कहा कि उनकी वो पहली मुलाकात कैसे हुई, और रामप्रकाश आचार्य जी ने पूनम को अपना शिष्य मानते हुए उसे वायलिन बजाना सिखाना शुरू कर दिया। पूनम बहुत अच्छा वायलिन बजाने लगी थी। वो तो कई संगीत सभाओं में रामप्रकाश जी के साथ जाने भी लगी। वो उनके बहुत करीब आ गई थी। शायद संगीत की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां छोटे बड़े, ऊंच नीच, जात पात और उम्र का भी कोई लिहाज नहीं होता।
और यही पूनम के साथ हुआ। उम्र के फर्क के बावजूद राम प्रकाश और पूनम प्यार के रिश्ते में बंध गए। पूनम मुझसे कोई बात नहीं छुपाती थी। राम प्रकाश जी के उस हर मुलाकात का हाल वो मुझे सुनाती। आज आप बहुत खामोश लग रहे हैं, क्या बात है? पूनम, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी और मेरी उम्र में कितना फर्क है? पूछ सकती हूँ कि संगीत की मात्राएं गिनने वाला आज उम्र की गिनती क्यों कर रहा है? बहुत जरूरी है पूनम। तू आंधी की तरह मेरी जिंदगी में आई। तुम्हारे अंदर के कलाकार ने मुझे अपनी तरफ इस तरह खींचा कि मैं अपने जज्बात को रोक नहीं पाया और जज्बात के लौह में बहता ही चला गया। आप तो खामखा अपने आप को ही इल्जाम दे रहे हैं। मैं एक निहायत ही मजबूत इरादों वाली लड़की, जब मैं ही अपने जज्बात पर काबू न पा सकी तो इसमें आपकी क्या गलती? अगर मैं चाहती तो आप मेरे आंचल को छू भी नहीं सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो जज्बात आपके दिल में हैं, वो मेरे दिल में भी तो हैं। नहीं पूनम, तुम्हारी उम्र कम है, तुम नादान हो। इस उम्र में फैसले जज्बात से लिए जाते हैं, दिमाग से नहीं। नहीं, मेरी उम्र कम हो सकती है, मगर मेरी सोच नहीं। मैंने दिल से आपको सब कुछ मान लिया है। आप मेरे लिए भगवान हैं। पूनम, ये तुम्हारा पागलपन है। तुम वो एक फूल हो जो जिंदगी की डाल पर अभी अभी खिला है, और ये फूल अपने भगवान पर अर्पित हो गया है, तो इसमें बुरा क्या है? मैं एक बात ईमानदारी के साथ कह सकती हूँ कि मैंने जिंदगी में शादी न करने का फैसला कर लिया था, पर अब वो फैसला मैंने बदल दिया है। लेकिन अगर आप मुझे ठुकराना चाहते हैं तो बात कुछ और है। नहीं पूनम, ऐसी बात नहीं है। अभी तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम्हारा घर है, तुम्हारा समाज है। तुमने गलत फैसला किया है। अगर आप इसे नैतिकता के नजरिए से देखते हैं तो हो सकता है कि यह फैसला गलत है। वैसे भी इस फैसले से मेरी मां भी खुश नहीं है। उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी है, या तो मैं आपका साथ छोड़ दूं या अपना घर। क्या? हाँ, मैंने अपना घर छोड़ दिया है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। बोझ? नहीं पूनम, तुम कभी भी बोझ नहीं थी। तुम एक ऐसी कलाकार हो जिसके लिए शानदार भविष्य इंतजार कर रहा है, सिर्फ देश ही में नहीं, विदेश में भी। खैर, अब तो मुझे तुम्हारे लिए एक घर का इंतजाम करना पड़ेगा। ये वही वायलिन है जिसे राम प्रकाश जी ने उसे सिखाते सिखाते दिया था, और वो घर जिसे उन्होंने खरीद कर दिया था। वैसे मानो तो उस घर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, पर न जाने क्यों अपनी मौत के 1 महीना पहले पूनम ने उसे मेरे नाम कर दिया था। लेकिन निर्मला जी, एक बात समझ में नहीं आती। जब आप और सारी दुनिया राम प्रकाश जी और पूनम के रिश्ते की सच्चाई को जानती थी, और यह फैसला भी तो खुद पूनम का अपना था, तो फिर उसने खुदकुशी क्यों की? ये तो शायद पूनम ही बता सकती थी। लोग तो उसे चैन से जीने भी नहीं दे रहे थे। और वहीं एक बात है कि शायद उसने अपने जीने के लिए जो रास्ता चुना था, उसका अंजाम खुदकुशी भी हो सकता था। ये बात तो अब एक राज है कि पूनम की मौत एक हादसा था या खुदकुशी। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। शायद आप ठीक कह रही हैं। खैर, आप फिक्र ना करें, मैं किसी और आदमी से बात करता हूं। लेकिन निर्मला जी, इस बीच आप एक काम जरूर कीजिए। आप उस घर में शांति पाठ करवा दीजिए। जी विनोद जी,
मैं चलता हूं। जी। देखा भैया, किस तरह से बात कर रहा था वो इडियट एजेंट। हाँ, लगता है कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है मिस्टर विनोद को। बात तो वैसे करता है जैसे मकान हमारे डैड का नहीं उसका है। बहुत हो गया भैया, अब हमें कुछ ना कुछ करना होगा। अब तो वो उस घर के अंदर शांति पाठ भी करवा रहा है। छोटे, वो चाहे जो कर ले, उस मकान को हासिल नहीं कर पाएगा। और अगर उसने अपनी हद पार की तो उसके घर में शांति पाठ होगा, उसकी आत्मा की शांति के लिए। हवन की तैयारी हो गई है, शुरू करें? निर्मला जी, जी कीजिए। जी। कोई बात नहीं पंडित जी, एक और जला लीजिए। ये कैसा अपशगुन हो रहा है? ये चोरा? ये क्या हो रहा है? लगता है यहाँ कोई प्रेत आत्मा रहती है। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं नहीं रुक सकता। अरे राम 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 राम। विनोद जी, मैं भी यहाँ नहीं रह सकती। चलो चलो बच्चों। निर्मला जी, निर्मला जी, कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं कहता हूं बंद करो ये सब। लोग कहते हैं इस घर में पूनम की आत्मा रहती है। अगर ये बात सच है तो मेरे सामने आओ। क्या बैर है तुम्हारा घर वालों से? क्या बिगाड़ा उन्होंने तुम्हारा? कैसी बेटी हो? कैसी बेटी हो तुम जो अपने ही घर वालों की दुश्मन बनी बैठी हो? सुनो, ये मकान अगर बिका नहीं ना
तो तुम्हारी माँ और तुम्हारे दोनों भाई भूखे मर जाएंगे, चैन से रोटी नहीं खा पाएंगे। और अगर कहीं तुम ये समझ रही हो कि सौदे के पीछे मेरा कोई अपना स्वार्थ है, तो गलत है। मैं तो ये सौदा सिर्फ तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाइयों के भलाई के लिए कर रहा हूं, अपनी कमीशन के लिए नहीं। और हाँ, एक बात और, मैं तुम्हारे इस तूफान से डरने वाला नहीं हूं। अगर किसी को मारना है तो मुझे मारो, मारो मुझे, मैं कहता हूं मारो। अरे, आप तो शांति पाठ में गए थे, इतनी जल्दी कैसे लौट आए? शांति पाठ भंग हो गया रेशमा। भंग हो गया? हाँ, वो कैसे? जैसे ही पंडित ने पूजा शुरू की, वहां एक ऐसा भयानक तूफान आया कि घर की बुनियाद हिलकर देखते ही देखते हर चीज तहस नहस हो गई। नहीं रेशमा, नहीं, ऐसा भयानक माहौल मैंने पहले कभी नहीं देखा था। फिर क्या, पंडित तो डरकर भाग गया और निर्मला जी भी अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल गई। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि वो कोई प्रेत आत्मा का खेल था या फिर कुछ और। मैंने तो ललकारा भी कि अगर वो पूनम की आत्मा है तो मेरे सामने आए। और फिर वहां मैंने पर्दे के पीछे एक औरत का साया देखा भी था, लेकिन फिर अचानक वो साया गायब हो गया और फिर से सारा माहौल शांत हो गया। देखिए जी, ये सब सुनने के बाद मेरा दिल तो बहुत घबराने लगा है। अब आप इस मामले से अपने आप को अलग कर लीजिए। जब पंडित जी और निर्मला जी वहाँ से भाग गई तो आपको वहाँ रुकने की क्या जरूरत थी? अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा कौन है आपके सिवा? लेकिन रेशमा, तुम... लेकिन कुछ नहीं, आपको मेरी कसम, अब आप उस घर के बारे में नहीं सोचेंगे। रेशमा, तुम तो जानती हो ये सब मैं पूनम और उसके दोनों छोटे भाइयों के लिए कर रहा हूँ। देखिए, हमदर्दी जताना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन खुद की जान पर बनाए ऐसी हमदर्दी का क्या फायदा? नहीं, आप अभी जाके निर्मला जी से कह दीजिए कि वो ये काम किसी और से करवा दें। ठीक है, मैं एक बार निर्मला जी से जाकर जरूर मिलूंगा। नहीं विनोद, अब तो मैं भी तुमसे यही कहना चाहूंगी कि भूल जाओ उस मकान के बारे में। उस मकान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आज जो मेरी आंखों ने देखा वो क्या था? ये तो बस भगवान ही जानता है। लोग तो ठीक ही कहते थे, जिनकी अकाल मृत्यु होती है उनकी आत्मा भटकती रहती है। हमने तो काफी प्रयास किए शांति पाठ करने के, पर वहां शांति पाठ नहीं हो सका। वहां का भयानक मंजर देखकर तो मैं डर गई थी। मैं भूल चुकी थी। विनोद जी, आपने भी तो अपनी तरफ से कोशिश की थी। भूल जाइए उस मकान को, भूल जाइए। मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी हमदर्दी जताने में आपकी जिंदगी पर कोई आंच आ जाए। शायद अब ठीक कह रही हैं निर्मला जी, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। आप कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिए। मैं हर वक्त आपके साथ हूं। अच्छा, मैं चलता हूं। नमस्ते। सलाम साहब। कोई आया था? नहीं साहब, आज ऑफिस में कोई नहीं आया। अच्छा, तुम भी जाओ। जी? मैंने कहा तुम भी जाओ। जी साहब, थैंक यू। कौन हो तुम?
मैंने पूछा कौन हो तुम और अंदर कैसे आ गई? मैं अपनी मर्जी से कहीं भी आ सकती हूँ और कहीं भी जा सकती हूँ। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने तुमसे पूछा कौन हो तुम और तुम अंदर कैसे आई? लगता है तुम्हारा गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ। देखो देखो, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, तो मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन? मेरा नाम पूनम है। पूनम? हाँ, कहा ना, मैं पूनम हूँ। तुम पूनम हो? हाँ, मैं ही पूनम हूँ। लेकिन लेकिन पूनम तो मर चुकी है। बंद करो अपना ये खेल। खेल? ये खेल नहीं, खेल तो मेरी जिंदगी के साथ खेला गया है। अच्छा, तो तुम क्या समझती हो? इस तरह मेरे ऑफिस में घुस आई, अपने आप को पूनम बताया तो मुझे डर जाना चाहिए, बेहोश होकर गिर जाना चाहिए। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम पूनम नहीं हो, बल्कि सुनील और अनिल की भेजी हुई एजेंट हो, और ये सारा खेल उनका सजाया हुआ है। खेल तो उन्हीं दोनों का है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से तुम सोच रहे हो। जो खेल अभी तक खेल रहे हो तुम लोग, वो तो मैं देख ही चुका हूं। तुम लोगों की चालाकी और धोखेबाजियां, लोगों को डराने के लिए पंखे से लटकती हुई लाश, और ये सब कुछ तुम उन दोनों के इशारों पर कर रही हो। वो तो मैं तुम्हें अभी भी दिखा सकती हूँ। देखो, ये सुनो, ये तुम क्या कर रही हो? देखो देखो, ये चालाकी मुझसे नहीं चलेगी। सुनो, ये क्या कर रही हो तुम? विनोद, यानी तुम? हाँ हाँ विनोद, मैं पूनम हूँ, जिंदा नहीं, एक आत्मा। लेकिन लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है, वो क्यों, किस लिए? देखो विनोद, मेरा मकसद तुमको या किसी को डराना नहीं है, और ना ही मेरा मकसद पूजा में विघ्न डालना था। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि मेरी मौत ना तो कोई हादसा था, ना खुदकुशी। मेरा कत्ल किया गया है। क्या? हाँ, मेरा खून किया गया है विनोद। खून? हाँ, और मैं भटक रही हूँ इंसाफ के लिए, और तुम्हें मुझे इंसाफ दिला सकते हो विनोद। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरी माँ ने तुम्हें बता दिया होगा कि मेरा और राम प्रकाश का क्या रिश्ता था। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे और राम प्रकाश के उस संबंध का क्या अंजाम हुआ। ये तुम क्या कह रहे हो? मॉम, जिसे हम शिष्य और गुरु का रिश्ता कहते थे ना, अब वो नहीं रहा। अरे मॉम, मुझे तो खबर मिली है कि डैड ने पूनम को एक मकान खरीद कर दिया है। बेटा देखो, ऐसा नहीं हो सकता। पूनम अब पहले वाली पूनम नहीं रही है। अब वो मशहूर कलाकार बन चुकी है। उसके स्टेज पर अपने प्रोग्राम्स होते हैं। वो इतना पैसा कमा रही है, तो फिर उसे क्या पड़ी है कि वो किसी से मकान लेगी? बस माँ, आप में यही बुराई है कि आपको किसी और में बुराई नजर आती ही नहीं है। डैड और पूनम का रिश्ता दुनिया से छुपा नहीं है। अरे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। पूनम ने घर क्या छोड़ा, डैड ने उसे मकान ले दिया। देखो बेटा,
तुम्हारे पिताजी एक बहुत बड़े कलाकार हैं। वो इतने अच्छे कलाकार हैं कि उनके गुण से कोई भी प्रभावित हो सकता है। अब मुझे देखो, मुझ में कोई गुण नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने मुझे इज्जत देने में, मेरे सम्मान में कभी कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने तुम्हारी परवरिश में भी कभी कोई कमी नहीं रखी। वो सिर्फ तुम्हारे पिताजी ही नहीं हैं, बल्कि समाज के एक सम्मानित व्यक्ति हैं। और ऐसे व्यक्ति के चरित्र पर तुम उंगली उठाओ, लांछन लगाओ, ये तुम्हें शोभा देता है क्या? वाह माँ, वाह, कितनी भोली हैं आप। और अपने इस भोलेपन में आप खुद तो डूबेंगी ही, हमें भी साथ डुबोएंगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। क्या करोगे तुम? मैं कुछ भी करूं, मगर आप कुछ नहीं बोलेंगी, आप चुप रहेंगी। क्योंकि अगर आपने कुछ कहा या आपने कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलता हूं। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। अरे सब लोग कहाँ हैं? साहब तो अपने संगीत रूम में हैं और मैम साहब अपने रूम में हैं। अगर आप कहें तो बुला दूं? नहीं नहीं, तुम आशा जी से जाकर बता दो कि मैं आई हूँ। मैं आचार्य जी को मिलकर आती जी हूँ। बहुत अच्छा। ठहरो, तुम जाओ यहां से। जी। क्या बात है? एक घर पर तो कब्जा कर चुकी हो, अब इस घर को भी हासिल करना चाहती हो? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। आज के बाद तुम इस घर में नहीं आओगी। सुनील, ये क्या हो रहा है? डैड, यहां कुछ नहीं हो रहा है। जो कुछ हो रहा है आप दोनों के बीच हो रहा है। और ये जो कुछ भी हो रहा ना डैड, इसे हमें सुधारना है। ये आज के बाद इस घर में नहीं आएगी और बेहतर होगा कि आप इससे खुद कहें कि ये आज चली जाए और इस घर में फिर कदम ना रखे। ये घर मेरा है, मैं इस घर का मालिक हूं। मैं फैसला करूंगा कि इस घर में कदम कौन रखेगा और कौन नहीं रखेगा। नहीं डैड, अब ये फैसला आप नहीं हम करेंगे। अरे तू कैसी बेशरम औरत है, तेरी वजह से इस घर में महाभारत छिड़ गया है और तू अब तक यहाँ खड़ी है। अरे जा यहाँ से। बिमला, तू इस घर की नौकरानी है, तेरा जो काम है सिर्फ वही कर। चल जा यहाँ से। अरे मीम साहब, आपको जिसे इस घर के बाहर कर देना चाहिए उससे तो आप कुछ कह नहीं रही, सिर्फ मुझे को डांट रही है। मैंने जो कहा इस घर की भलाई के लिए कहा। बिमला, इस घर की भलाई हम तुमसे ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। तुम जाकर चुपचाप अपना काम करो। जाओ यहाँ से। तू यहाँ से जाती है या नहीं? मैं जा रही हूँ। नहीं पूनम, पूनम यहाँ से नहीं जाएगी। वो हमारी मेहमान है, हमने उसे डिनर पर बुलाया है। नहीं आचार्य जी, मेरा अब यहाँ रुकना मुनासिब नहीं। प्लीज आप मुझे जाने दीजिए। पूनम, पूनम मेरी बात सुनो। नालायक, छोड़ दे इनको। माँ, मैंने कहा था ना आपसे बिल्कुल चुप रहेंगी, कुछ नहीं बोलेंगी। नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगी। तू छोड़ इनको। आशा, इन्हें कुछ मत कहो। कसूर इनका नहीं है, कसूर तो हमारा है जो ऐसे सपोलों को पाल पोस कर बड़ा किया है। इन्होंने घर में जो आज हरकत की है वो कल बाहर जाकर भी करेंगे, तो हमारी क्या इज्जत रहेगी? डैड, अपनी इज्जत आपने खुद गंवाई है। ये तू कह रहा है निकम्मे, जो खुद कोई काम धाम नहीं करता, सिर्फ आवारागर्दी करता है, रंगरलियां मनाता है। इतना जवान जहान हो गया और अभी तक बाप के टुकड़ों पर पल रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। शर्म तो इन्हें आनी चाहिए माँ। इस बुढ़ापे के अंदर अपने बीवी और बच्चों के सामने एक जवान लड़की के साथ रंगरलियां मना रहे। अनिल! अरे
आपको क्या हो गया? अरे तुम लोग खड़े देख क्या रहे हो? जाओ जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, फोन करो कोई डॉक्टर को। आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा, धीरज रखिए, आपको कुछ नहीं होगा, आपको नहीं। और इसमें मैं भी अपने आप को जिम्मेवार मानती हूँ। पूनम, जो कुछ भी हुआ सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन यह जानकर तो और भी हैरत हुई कि आचार्य जी के घर की नौकरानी इतनी मुंहचड़ी और बदतमीज थी। हाँ, उसके बाद मुझे उस घर की जिन सच्चाइयों के बारे में पता चला, अगर लोग सुनेंगे तो उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिमला अगर अपने आप को उस घर की नौकरानी समझती तो शायद ऐसी बात कभी नहीं करती, मगर वो तो अपने आप को उस घर की मालकिन समझती थी। उसी की वजह से आज सुनील की पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। क्या? हाँ, सुनील निहायत ही गिरा हुआ और बदचलन इंसान है। उसने अपनी बीवी को कभी वो दर्जा नहीं दिया जो उस बेचारी को मिलना चाहिए था। उसके तो बिमला के साथ नाजायज संबंध थे। ये बात उस दिन की है जिस दिन सुनील की पत्नी अपने मायके गई हुई थी। साहब, दूध रख दो। अरे इतनी जल्दी क्या है जाने की? छोड़िए ना, ये आप क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा। अरे तू किससे डरने लगी? ज्योति तो गई है अपने मायके। लेकिन माँ जी सो रही है। मैं कपड़े बदल के अभी आई, सो मत जाना। छोड़ो ना, क्या कर रहे हैं आप? कोई देख लेगा। जाने से पहले टैक्स तो देती जाओ। बेशरम औरत, तेरी इतनी हिम्मत! ज्योति, वो तुम्हारी फ्लाइट? हाँ, मेरी फ्लाइट डिले हो गई थी और बाद में कैंसिल। मगर यहाँ सब क्यों आ रहे हैं? हाँ? ज्योति जरा आहिस्ता बोलो, लोग सुन लेंगे। कोई सुन लेगा? मैं चाहती हूँ ना तुम्हारी ये घिनौनी हरकत सारी दुनिया देखे। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में और कब से ये गंदा खेल चल रहा है। अच्छा तो ये होगा कि आप चुप हो जाएं, वरना तू मुझे कह रही है चुप होने के लिए? तू? मैं अभी जाके पापा जी से कहती हूँ और तुझे तेरी औकात दिखाती हूँ। मैं अभी कहती हूँ पापा जी से, मैं अभी बुलाती हूँ पापा जी को। सुनो ज्योति, तुम कुछ नहीं कहोगी, तुम कुछ नहीं कहोगी। चुप चुप रहो ज्योति, चुप रहो। तुम कुछ नहीं बोलोगी। मैं अपना हाथ तब तक नहीं हटाऊंगा। सुना तुमने? तुम कुछ नहीं बोलोगी, चुप रहोगी। चुप। अरे साहब, ये तो बेहोश हो गई। ओह गॉड, मैं तो भूल गया था कि इसे सांस की तकलीफ है। ज्योति, ज्योति, ज्योति! अरे साहब, ये तो मर गई। आपने इसे मार दिया? नहीं, नहीं, मैंने तो इसका मुंह बंद किया था सिर्फ इसलिए कि कुछ बोले ना। मुझे क्या पता इसकी सांसें रुक जाएगी। अब ये सोचना है कि आगे क्या करना है।
साहब जी, हमने तो कुछ नहीं किया। अब इस झंझट से आप ही निपटिए। नहीं, ये सब तेरी वजह से हुआ है, समझी तू? तेरी वजह से। अब ये सोचना है कि आगे क्या करें। साहब, एक काम करते हैं, घर पे सभी लोग सो रहे हैं, इसे यहाँ से ले जाके किसी सुनसान जगह पर ले जाके फेंक आते हैं। नहीं, इसके लिए तो कुछ और ही सोचना पड़ेगा। सुनील और बिमला ने ज्योति की लाश को पंखे से लटका दिया और उसकी मौत खुदकुशी बन गई। और इत्तेफाक से डॉक्टर ने भी यही रिपोर्ट दी कि ज्योति की मौत सांस के रुक जाने की वजह से हुई है। और सुनील साफ साफ बच गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि पंखे से जो लटकती हुई लाश दिखाई पड़ती है वो वो ज्योति की लाश है। मगर पूनम, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या बात है वकील साहब, आप खामोश क्यों बैठे हैं? वसीयत क्यों नहीं पढ़ते? जब तक मिस पूनम यहाँ नहीं आ जाती मैं ये वसीयत नहीं पढ़ सकता। क्या ताल्लुक है पूनम का उस वसीयत से? ताल्लुक है। वसीयत के मुताबिक आप लोगों की तरह मिस पूनम भी एक बेनिफिशियरी है। क्या बोला आपने? क्या बकवास कर रहे हैं आप? दिमाग तो नहीं खराब हो गया आपका? सुनील, इस वसीयत में खास तौर से जिक्र किया गया है मिस पूनम का, इसलिए हमें उनका इंतजार तो करना ही होगा। वकील साहब आप नाराज मत हुए, मैं समझती हूँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ पूनम। मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? देखिए पूनम जी, राम प्रकाश जी ने मुझसे वसीयत लिखवाई थी और उस वसीयत के मुताबिक इस जायदाद में आपका भी हिस्सा है। लेकिन वकील साहब, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। अरे बंद करो अपना नाटक। ये नाटक नहीं है, मगर तुम इस बात को नहीं समझोगे। देखिए, बहस करके कोई फायदा नहीं है। बेहतर होगा आप ये वसीयत गौर से सुने और मुझे आगे की कार्रवाई करने दें। इस वसीयत में उन्होंने अपनी जायदाद के 4 हिस्से किए हैं। एक हिस्सा उन्होंने अपनी धर्मपत्नी आशा देवी के नाम किया है। 2 हिस्से उन्होंने अपने दोनों बेटे सुनील और अनिल के नाम किए हैं और चौथा हिस्सा मिस पूनम के नाम लिखा है। ये वसीयत यहाँ पढ़ने की एक खास वजह यह है कि आचार्य जी यहाँ एक संगीत विद्यालय बनाना चाहते थे। मेरा मतलब है इस बंगले को संगीत विद्यालय में तब्दील करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये बंगला मिस पूनम के नाम लिखा है। इस वसीयत के जरिए आचार्य जी ने मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी थी, क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा थी कि वो उस बंगले को संगीत विद्यालय में तब्दील करना चाहते थे। और उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए मैंने उस बंगले की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। मगर उस बंगले में मेरे खिलाफ एक साजिश हो रही थी। हालांकि रामप्रकाश जी ने अपने दोनों बेटों के लिए काफी जायदाद छोड़ रखी थी, लेकिन न जाने क्यों उनके बेटे उनकी अंतिम इच्छा को पूरी ही नहीं होने देना चाहते थे। और फिर एक दिन अनिल और सुनील ने अपनी माँ को बहला फुसलाकर उन पेपर्स पर साइन करवा लिया और उस घर की पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम लिखवा ली।
आप लोग क्या बात है? पूनम जी, हम आपसे माफी मांगने आए हैं। माफी? माफी किस बात की? जो सलूक हमने आपके साथ किया उसके लिए। जो बेइज्जती की हमने आपकी, उसके लिए। हमने आपको बहुत जलील किया, न जाने क्या क्या उल्टी सीधे इल्जाम लगाए आप पर। देखो, तुम दोनों ने जो कुछ भी किया वो स्वाभाविक था, उसमें गलती मेरी भी थी। लेकिन जिस तरह का बर्ताव तुम दोनों ने आचार्य जी के साथ किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती, और उसके लिए आचार्य जी की आत्मा भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। देखिए पूनम जी, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं और प्रायश्चित करना चाहते हैं। अगर आप हमें माफ कर दें तो शायद डैडी की आत्मा भी हमें माफ कर दें। अगर सचमुच तुम्हारे मन में पछतावा है और तुम इसलिए यहाँ पर आए हो, तो सचमुच तुम उस महान इंसान के बेटे हो जो मेरे लिए जीवन में सब कुछ था। जाओ, मैंने तुम दोनों को माफ किया और भगवान भी तुम्हें माफ करें। पूनम जी, आप सचमुच महान हैं। हमने तो सिर्फ सुना था कि कलाकार महान होता है, और एक महान कलाकार के औलाद होने के बावजूद हमने इस बात को नहीं जाना। आपने हमें मुआफ कर कर हमारा एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। बस अब हमारी भी यही इच्छा है पूनम जी के पिताजी का संगीत विद्यालय का काम जल्द से जल्द शुरू हो जाए। मम्मी भी यही चाहती है। पूनम जी, कल रात को हम हमारे बंगले पर एक पूजा का आयोजन कर रहे हैं। मम्मी की इच्छा है कि आप जरूर आएं। इसलिए हम आपसे विनती करने आए हैं। मैं आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी। कल रात को भूलिएगा नहीं? नहीं, मैं नहीं भूलूंगी, मैं जरूर आऊंगी। नमस्ते। नमस्ते। सुनील, अनिल, आओ पूनम, आओ। अनिल, ये बंगले में इतना अंधेरा क्यों है? वो अभी लाइट चली गई थी, इसलिए हमने मोमबत्तियां जला दी। ओहो, आप लोगों ने कहा था कि घर में पूजा है, पर यहाँ ना तो पंडित दिखाई दे रहे हैं और ना ही पूजा का सामान। वो बिजली चली गई थी ना, इसलिए हमने पंडित को भी रोक दिया। अच्छा, आशा जी कहाँ हैं? उन्हें जहां पहुंचना था हमने उन्हें पहुंचा दिया। क्या मतलब? वो ऐसा है ना कि वो हमारी माँ है ना, इसलिए हमने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया। क्या? और देखा जाए तो तुम भी हमारी माँ ही हो, इसलिए अब तुम्हें कहां पहुंचाना है यह फैसला भी हम ही करेंगे। तुम लोग चाहते क्या हो? पूनम, वो जो हम कल मुआफी वगैरह मांगने आए थे ना, दरअसल वो एक बहाना था कि तुम चुपचाप यहाँ चली आओ। और अब ना तो किसी ने यहां तुम्हें आते देखा है और ना जाते देखेगा। पूनम, इस वक्त तो तुम अपनी जिंदगी की कुछ आखिरी सांसें गिन रही हो। क्या मतलब? मतलब मैं समझाता हूं तुम्हें। तुमने क्या सोचा था
कि मरने से पहले हमारे बाप ने जो बेवकूफी की थी वो हम मान लेंगे, हम कबूल कर लेंगे? ये जायदाद हमारी थी और हमारी रहेगी, लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक तुम जिंदा रहोगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? हटो मेरे रास्ते से। हाँ, भाग के कहाँ जा रही हो पूनम? हमने तो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया इंतजाम कर रखा है। हम तो तुम्हें बड़ी शानदार और बड़ी चैन की मौत देने जा रहे हैं। छोड़ो मेरा रास्ता। अरे जल्दी क्या है? छोड़ो। अरे रुक जाओ। छोड़ो मेरा रास्ता। देखो, देखो मेरा रास्ता छोड़ दो, नहीं तो मैं बहुत जोर से चिल्लाऊंगी। बिल्कुल नहीं। देखो, छोड़ो। देखो, बिल्कुल नहीं चिल्लाओ। देखो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। हमारा घर था, हमारी जायदाद थी, सब कुछ हमारा है। तू कुछ भी नहीं है, तू कुछ भी नहीं है। घर लेगी, हमारा घर लेगी। चलो। उसके बाद कुछ लोगों को मेरी लाश झील में मिली, कुछ लोगों ने उसे हादसा समझा और कुछ ने खुदकुशी। ये लोग तो बहुत खतरनाक है पूनम। इन्होंने पहले ज्योति को मारा, राम प्रकाश आचार्य के मौत के जिम्मेदार भी वही हैं, और उसके बाद उन्होंने तुम्हारी हत्या की, और आज तक ये आजाद घूम रहे हैं। हाँ, लेकिन अब वो आजाद नहीं घूम पाएंगे। उन्हें भी बिल्कुल वैसी सजा मिलेगी जैसी मौत उन लोगों ने मुझे दी। विनोद, मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूं ताकि तुम मेरी मदद कर सको। पूनम, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने को तैयार हूं। अगर तुम चाहो तो मैं आज ही उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देता हूं। नहीं नहीं विनोद, उन्हें सजा सिर्फ मैं दूंगी, और तुम्हें क्या करना है वो मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। जी नमस्ते साहब, ये रजिस्टर्ड लेटर है सुनील आचार्य के नाम पर। यहाँ दस्तखत कर दीजिए। थैंक यू। किसका लेटर है भैया? पता नहीं, खोल के देखता हूं। लेटर तो पूनम का है। पूनम का? पर छोटे, इस पर तारीख 25/6/2000 लिखी है। इसका मतलब है वो पूनम के मरने के 1 महीने पहले की तारीख है। हाँ। अच्छा, इसमें लिखा क्या? पढ़ो तो सही। हाँ, ये खत मैं सुनील और अनिल आचार्य के लिए लिख रही हूँ। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि मेरी वजह से आपके पिता ने आप लोगों के साथ बड़ी ज्यादती की। संगीत विद्यालय तो कभी भी बन सकता है, मगर वो बंगला जिसमें आप दोनों का जन्म हुआ, पलकर बड़े हुए और जिसमें आपकी यादें आपसे जुड़ी हैं, वो अगर छूट जाए तो ये सदमा जिंदगी के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। मैंने इस बात को महसूस किया और मैं बार बार शर्मिंदा भी हुई। ये बंगला जो मेरे नाम पर था, वो ये एग्रीमेंट के जरिए आप दोनों को लौटा रही हूँ। छोड़ दे, एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट के जरिए आप दोनों को लौटा रही हूँ। उम्मीद है आप इसे कबूल करेंगे और मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर देंगे। दिखा। या छोटे,
हमने तो पूनम को समझने में गलती कर दी। हाँ भैया, हमने तो खामखा उसे मार डाला। और ये देख एग्रीमेंट, उसने बंगला हमारे नाम पे कर दिया और अब हम बंगले के मालिक हैं। हाँ भैया, बंगले के मालिक तो हम हैं, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। क्या मतलब? मतलब ये कि बंगला क्या चाटना है। देखो एक काम करते हैं, इस बंगले को बेच करके जो पैसा आएगा ना, उसे एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। छोटे, बात तो तू समझदारी की कर रहा है, पर इसका ग्राहक भी तो मिलना चाहिए। हाँ वो भी। देखता हूं। हेलो। हेलो, क्या मैं सुनील आचार्य से बात कर सकता हूं? बोल रहा हूं। कहिए, कौन बोल रहे हैं आप? जी मैं विनोद, एस्टेट एजेंट। फोन क्यों किया? जी दरअसल आपके बंगले को खरीदने के लिए कुछ पार्टीज हैं। अब पहले तो मेरी हिम्मत नहीं हुई आपसे इस सिलसिले में बात करने की, लेकिन फिर मैंने सोचा बिजनेस ही तो है, इसलिए अगर आप कहें इफ यू आर इंटरेस्टेड तो मैं पार्टी को लेकर आपके बंगले पर 7 बजे आ जाऊंगा शाम को। होल्ड करो। कौन है? विनोद, वो एस्टेट एजेंट। क्या कर रहे हैं? वो कह रहा है कि बंगले के लिए कोई खरीदार मिल गया है। हाँ कर दूं? हाँ हाँ, नेकी और पूछ पूछ। मगर विनोद के साथ? भैया इस वक्त ये सब भूल जाओ, सिर्फ अपना काम निकालो। बोल दो। हाँ, तो ठीक कह रहा है। विनोद, वो बंगले को बेचने में हम इंटरेस्टेड तो हैं, और अब हम उस बंगले के कानूनी मालिक बन गए हैं, तो कोई अड़चन भी नहीं होगी उसे बेचने के लिए। ठीक है, तो सुनील साहब फिर तो आपको इस बंगले की अच्छी कीमत भी मिलेगी। विनोद, तुम्हारे अंदाज से कितनी कीमत मिल सकती है? यही समझ लीजिए कम से कम 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़? जी, और अगर आपको कम लगती है तो बढ़ा भी सकते हैं। नहीं नहीं, बस आप जो मुनासिब समझे वो कीजिए। बस आप पार्टी ले आइए। हाँ, लेकिन टाइम को याद रखिएगा, शाम को ठीक 7 बजे। हाँ हाँ समझ गए, 7 बजे। ओके। कमाल हो गया अनिल, अभी अभी मकान हमारे नाम हुआ है और अब खरीदार भी मिल गया हमें। कमाल है भैया, लगता है हमारे दिन पलट गए हैं। ठीक है, 7 बजे तैयार रहना। ओके? मैं भी चलूंगी आप लोगों के साथ। तुम क्या करोगे चल के? भैया इन्हें साथ ले लो, औरत साथ रहती है तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। कोई नजर नहीं आ रहा अनिल? कोई है ही नहीं। वेलकम वेलकम मिस्टर सुनील, मैं अभी का इंतजार कर रहा था। भाई कमाल है, आप वाकई वक्त के बहुत पाबंद निकले। ये आपके भाई अनिल हैं, इनसे तो मैं मिल चुका हूं। नाइस टू सी यू। सेम हियर। लेकिन ये पिमला है। अच्छा अच्छा, आपकी धर्मपत्नी। मुझे लगता है वो लोग आ गए हैं, आप लोग बैठिए। आई जस्ट कम इन अ सेकंड, एक्सक्यूज मी। भैया कम हो या ज्यादा, इस मकान का सौदा कर ही लीजिए। वैसे भी बड़ा मनहूस मकान है हमारे लिए। लेकिन पहले देख तो ले पार्टी क्या बोलती है। तुम रुको, मैं देख के आता हूं। लगता है ये विनोद कोई खेल खेल रहा है हमारे साथ।
जा दरवाजे के पीछे। दरवाजे के पीछे क्या है? क्या है? क्या है? ज्योति थी। ज्योति? हाँ क्या क्या बात करो भैया? हाँ। इट्स इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। एक मिनट, आप यहाँ ठहरो, मैं देखता हूँ। अनिल बी केयरफुल। हाँ। नहीं, भैया अंदर तो कोई भी नहीं है, सब ठीक है। लगता है आपको कोई वहम हुआ है। जो कुछ भी हो, अब हम यहाँ एक पल नहीं रुकेंगे। चलो यहाँ से, चलो। ठीक है भैया। चलो चलो। खोलो, खोलो। भैया वो दरवाजा। वो एक और दरवाजा। चलो चलो भागो। खोलो, खोलो। वो देखो। चलो चलो चलो। Ah!